हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी जो चैप्टर किया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस, और थोड़ा सा टेक्निकल हुआ होगा ये चैप्टर आप बच्चों के लिए क्योंकि काफ़ी कुछ नई चीज़ें थी। तो आज हम इस चैप्टर को नया चैप्टर करने की बजाय पर एक बार इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं इन वन गो, और इसके जो मेन क्वेश्चंस हैं किस तरीके से उनको फ्रेम करना है वो भी देखेंगे। तो आज एक बार पूरा चैप्टर एक साथ एक बार में रिवाइज करते हैं। देखिए, हमारा जो ये चैप्टर है ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो लेवल ऑफ कंजम्पशन है जहाँ पर हमारा कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर पहुँच जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब रहेगा स्टेट ऑफ बैलेंस और स्टेट ऑफ रेस्ट फ्रॉम वेयर ए कंज्यूमर डू नॉट वांट टू डेविएट। अगर वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बनेगा तो प्रोड्यूसर वहाँ से डेविएट नहीं करना चाहेगा। गवर्नमेंट का इक्विलिब्रियम अगर हम बना रहे होंगे तो गवर्नमेंट उस लेवल पर कंज्यूम जो खर्च करना चाह रही है वैसे ही करेगी। और हमारी इकोनॉमिक्स का मेन पर्पस जो है वो यही है कि हम ये बता सकें कि कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट जो ये हमारे इकोनॉमिक एजेंट हैं, इनका मैक्सिमम जो सेटिस्फैक्शन है, प्रॉफिट है या वेलफेयर है वो किस लेवल पर होगा। उसी सीरीज में सबसे पहला इक्विलिब्रियम हम पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ये दोनों माइक्रो इकोनॉमिक के कंपोनेंट्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में आता है। गवर्नमेंट का जो हम पढ़ेंगे वो हमारा मैक्रो लेवल पर चला जाएगा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सबसे पहला इक्विलिब्रियम पढ़ा। ये समझिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या? दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन। आपको ये बता रहे हैं कि आपको अगर बताई हुई आपकी दी हुई इनकम और प्राइस लेवल बता दो तो इतना कंज्यूम करना चाहिए। देखिए, हम जितना कंज्यूम कर सकते हैं हमेशा उतना ही कंज्यूम करते नहीं हैं। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए। आप मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ हैं और 20 रुपये की एक आइसक्रीम आती है। आप खरीद तो 5 सकते हो, पर क्या हमेशा 5 ही खरीदते हैं? जब हमने कोई भी वेजिटेबल ली, फ्रूट लिया या कोई और ग्रोसरी प्रोडक्ट लिया, क्या हमने जितना ली यूनिट हम उतनी ही खरीद सकते थे? नहीं। तो खरीद सकना अलग होता है और खरीदना अलग होता है। हमें कितनी खरीदनी चाहिए, ठीक है? जितनी खरीदनी चाहिए वहाँ पर वही चीज़ हम डिसीजन सही ले रहे हैं। हमें लगता है कि हम सही तो डिसीजन ले रहे होते हैं। यही चीज़ को कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, ह्यूमन बिहेवियर को समझना कि वो स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करता है, यही सारा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को सिंप्लीफाई करें बस, तो दैट लेवल ऑफ कंज्यूमर वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद गिवन इनकम एंड प्राइस लेवल। फिर बोले कि इसको पता कैसे लगाएं? पता लगाने के लिए 2 अप्रोचेज हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। एक अप्रोच ये कहती है यूटिलिटी गिनी जा सकती है, दूसरी कहती है यूटिलिटी गिनी नहीं जा सकती। तो ये अप्रोचेज हैं यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी कैसी है? किसी भी वस्तु का वो गुण, इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ ए गुड टू सेटिस्फाई अवर नीड्स एंड वांट्स। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का जो गुण रहता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर रहती है किसी प्रोडक्ट की, वो यूटिलिटी है। यूटिलिटी को लेकर 2 अप्रोचेज हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच दी प्रोफेसर मार्शल ने, और ऑर्डिनल अप्रोच जो ये कहती है यूटिलिटी को गिना नहीं जा सकता, ये दी प्रोफेसर हिक्स ने। कार्डिनल जिसको गिना जा सके। इन्होंने कहा यूटिलिटी जैसे आप काउंट कर सकते हो, अपने रुपए को काउंट कर सकते हो, अपने वेट को न्यूमेरिकली बता सकते हो, हाइट को न्यूमेरिकली बता सकते हो, इन्होंने कहा यूटिलिटी को भी बता सकते हो। सीधी बात है, ये तो गलत है, लेकिन फिर भी इस अजम्पशन के बेसिस पर उन्होंने बताया कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे। कार्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की 2 हमारी कंसेप्ट हम आगे पढ़ रहे हैं, 2 केसेस पढ़ रहे हैं। एक हमने पढ़ा सिंगल कमोडिटी केस, और एक जिसकी कंज्यूमर हमारी पूरी इनकम को एक ही चीज़ के कंजम्पशन पर खर्च कर देता है, और एक हमने पढ़ा 2 कमोडिटी केस कि हम जो कंज्यूमर को देखते हैं वो अपनी पूरी इनकम को 2 चीज़ों के ऊपर जो है खर्च कर रहा है। अब हम करते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी कितनी तरीके की होती है? यहाँ पर इन्होंने कार्डिनल अप्रोच में 2 बताया, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। जितना भी हमें टोटल सेटिस्फैक्शन मिला है, जितनी भी हमें यूनिट दी गई है उन सबको कंज्यूम करने से, ये तो हो गई टोटल यूटिलिटी। कि किसी ने 4 आइसक्रीम खाई
चारों आइसक्रीम खाने से जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिली ना, तो टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट ऑफ कंजम्पशन, तो ये हमारी जो हो गई वो गई टोटल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी में सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी आता है कि जितनी अलग अलग यूनिट थी सबकी यूटिल्स को अलग अलग ऐड कर लिया, तो यहाँ पर यूटिल्स मैंने बोला क्योंकि यूटिलिटी को मेजर करने की जो यूनिट बताई इमेजिनरी ही है, वो यूटिल्स बताई। मार्जिनल यूटिलिटी क्या था, टोटल यूटिलिटी में जितना भी चेंज आया कि 4 आइसक्रीम खाकर आपको मान लीजिए टोटल यूटिलिटी मिली 20, 5 खाकर आपकी टोटल यूटिलिटी जो है वो 25 पर पहुंच गई। तो ये जो चेंज आया, इसको दो तरीके से निकालते हैं, चेंज इनटू टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इनटू आउटपुट। जो आपके 20 से 25 तक का चेंज आया 5, और यूनिट कौन सी है वो 1 का कंजम्पशन बढ़ाया था, तो ये 5th यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। या इसको यू भी निकाल सकते हो, TUN माइनस TUN माइनस 1। वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जब हमें दिया है 98 यूनिट कंज्यूम करी और 100 करी, 2 के गैप में दिया है, तो हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा, चेंज इनटू टोटल यूटिलिटी बाय में चेंज इनटू क्वांटिटी, क्योंकि 2 का चेंज आया तो 2 लिखा जाएगा। ये फॉर्मूला तब काम करता है जब 99 के बाद 100 का दे रखा होता है, तो हम 100 की टोटल यूटिलिटी में से 99 की हटा लेते हैं, लेकिन 100 और 98 दिया है, 95 दे रखा है और 100 दे रखा है। अब तो 5 का चेंज है, उसमें ये वाला फॉर्मूला काम करता है, तो ये हमारा यूटिलिटी हो गया। एक हमने इसके अंदर ये आगे पढ़ने से पहले पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहते हैं कि हम जब कंज्यूम, सिंपल सा फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन है, आपके ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है कि हम किसी भी कोई चीज़ हमें कितनी भी अच्छी क्यों ना लगती हो, अगर हम कॉन्टिन्यूसली उसको करते चले जाएंगे तो हमें उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन कम होते चली जाएंगी। एंड बीइंग रैशनल, हम ये फील करेंगे कि हमें पहले यूनिट से जितनी सेटिस्फैक्शन मिली दूसरे से नहीं मिल रही, दूसरी से जितनी मिली उतनी तीसरे से, और ये कॉन्सिक्यूटिवली कम होती चली जाएगी। तो एज वी इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड्स टू डिक्लाइन। ये एग्जैक्ट हमारी लॉ है कि एज वी इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी बाय 1 more and more unit, then the marginal utility derived from each successive unit tends to decline। वो हमारी कम होती चली जाएगी। इस लॉ की हमने कुछ एजम्पशंस ली। एजम्पशंस कौन कौन सी थी? हमारा कंज्यूमर रैशनल है, कोई मेंटली चैलेंज्ड पर्सन नहीं है, रैशनल कंज्यूमर है। दूसरी चीज़ है, जो भी हम कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं उसकी सभी यूनिट होमोजीनियस हैं, उनकी वैरायटी में नहीं, उनको वैरायटी में नहीं लेना है हमने। आइसक्रीम का फ्लेवर चेंज करना अलाउड नहीं है, क्वांटिटी चेंज करनी नहीं, सेम यूनिट सेम क्वालिटी की जाएगी, होमोजीनियस है। फिर है कंजम्पशन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, रेगुलर। आप टाइम गैप अलाउड कर दोगे फिर ये लॉ नहीं काम करता, टाइम गैप नहीं होना चाहिए कंजम्पशन में, तभी ये नियम काम कर रहा है। तो ये हमारा लॉ काम कर जाएगा, स्टैंडर्ड यूनिट में कंजम्पशन होना चाहिए। ये 4 एजम्पशन के साथ हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। तो एजम्पशन हमारी क्या क्या है, बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पर। एजम्पशन क्या बोली मैंने? स्टैंडर्ड यूनिट, होमोजीनियस यूनिट, कोई उनकी क्वालिटी में चेंज नहीं करना है। उसके बाद है टाइम गैप अलाउड नहीं है, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, और हमारा रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। तो ये हमने बस ऐसे ही इसको याद रखने के लिए करा है, स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, स्टैंडर्ड यूनिट है, होमोजीनियस है। उसके बाद हमने जो भी है हमारा कोई भी तरीके से स्टैंडर्ड यूनिट, उसमें कंज्यूमर हमारा पूरी तरीके से रैशनल जा रहा है। ये हमारी सारी की सारी जो है एजम्पशंस होंगी। इसको टेबल और डायग्राम में बनाएं तो हम देखेंगे यहाँ पर OXY की हमारा मार्जिनल यूटिलिटी इस तरीके से बन जाएगा। पहले पॉजिटिव है, फिर वो कम हो सकता है नीचे। मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में एक चीज़ जो हम कह रहे हैं वो है, मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजिंग हो सकती है क्या? हो सकती है। At initial level of consumption it is possible that marginal utility is increasing। जीरो लेवल हो सकती है जब हम अपने पॉइंट ऑफ सैटिटी, उसको कहते हैं क्या है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और पॉइंट ऑफ सैटिटी, वेयर कंज्यूमर इज गेटिंग
zero marginal utility or no utility out of consumption of a commodity, that is marginal utility is equal to 0 or point of saturation, and after that our marginal utility will decline. उसके बाद ये नेगेटिव में आ जाएंगे, डिक्लाइन होते होते ये मार्जिनल यूटिलिटी है। ये हमारा लो है, इसको हमने टेबल में भी दिखाना है, डायग्राम में भी दिखाना है, एजम्पशन हमेशा इसकी ज़रूर होनी चाहिए। ये ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते चले जाएंगे, टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। इनमें रिलेशन हमने पढ़ा कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी डिक्रीजिंग रेट से। मार्जिनल यूटिलिटी 0, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव और टोटल यूटिलिटी हमारी फॉल कर जाएगी। इतना सा लो है और ये रिलेशन हो गया TU और MU के। ठीक है, चैप्टर हाफ तो हमारा इतना ही है। फिर आते हैं 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस। इस क्वेश्चन का एक पार्ट बिल्कुल आसान करिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग बताइए, यूटिलिटी बताइए कार्डिनल क्या है, और उसके बाद हम बताते हैं कि यूटिलिटी जो है सिंगल कमोडिटी केस में क्या मतलब है इसका, कि कंज्यूमर सारी इनकम को एक जगह खर्च रहा है। इसके बाद क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट शुरू होता है, जहाँ पर आपको शुरुआत करनी है कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एज पर प्रोफेसर मार्शल लिख लीजिए, या इन कार्डिनल अप्रोच इन सिंगल कमोडिटी केसेस में, एंड दैट कंडीशन इज marginal utility of X in terms of marginal money is equal to price of X. That is condition. And if this condition is not fulfilled, then our consumer is not on equilibrium. कि अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं, ये सिचुएशन नहीं फुलफिल हो रही, ग्रेटर देन का लेस देन का साइन है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर नहीं है, उसको अपने कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज लेकर आना पड़ेगा। ईदर ही नीड टू इंक्रीज कंजम्पशन और डिक्रीज कंजम्पशन एज पर सिचुएशन, जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंगली उसका डिसीजन जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे बनते देखे हैं। इसके क्वेश्चन किस तरीके से है, पहली तो चीज क्वेश्चन इस तरीके से देखा है, लेट्स अज्यूम कंज्यूमर इज ऑन इक्विलिब्रियम, देन सडनली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीज कर जाते हैं, कंज्यूमर ये इक्विलिब्रियम पर है, जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीज होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, वर्थ ऑफ ए यूनिट ऑफ मनी, वर्थ ऑफ ए यूनिट ऑफ मनी, उसको वैसे तो हमने कांस्टेंट मान लिया एक टाइम पीरियड के लिए, तो पर अगर ये चेंज हो जाए, जैसे इनकम में अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंज हो जाती है। आज जो हमारे लिए 100 रुपये की वैल्यू है, अगर हमें ये पता चल जाए कि आगे आने वाले टाइम में मनी अर्न करने में बहुत डिफिकल्टीज होने वाली हैं या हम नहीं कर पाएंगे, तो सडनली हमारे पास जो भी कुछ अवेलेबल है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी, हम उतना रैंडमली पैसे को खर्च नहीं करेंगे। तो अगर ये सिचुएशन है, फिर क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बढ़ जाती है, वैसे कांस्टेंट मान होगा पर सिचुएशन कुछ भी दे सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बढ़ते ही सिचुएशन क्या हो गई, अब हमारी सिचुएशन ये होगी MUX बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वो हमारी एक्सीड कर गई प्राइस से। और जब भी हमारी ये सिचुएशन हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के जो है वो हमारी इंक्रीज हो गई, और हमें ये लगता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ज़्यादा होगी, या इसको एक और आसान से तरीके से कर लीजिए, हम इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी, PX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब कह रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई तो यानी कि ये मतलब हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बढ़ गई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बढ़ गई, तो भैया पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, पैसा बचाइए। तो यहाँ पर डिसीजन क्या होगा, कंजम्पशन X का कम हो जाएगा। और अगर कुछ दूसरी सिचुएशन हो गई कि आपके लिए कुछ भी करके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कम हो गई, कम भी तो हो सकती है, आपको पहले से बेटर कहीं से पैसा आना शुरू हो गया हो, और कोई रीज़न हो सकती है, अब क्या होगा, पैसे की मार्जिनल यूटिलिटी आपके लिए कम हो जाएगी। कम होने का मतलब चीज़ों की यूटिलिटी आपके लिए बढ़ गई, आप यहाँ पर कंजम्पशन को बढ़ा दोगे। जिस साइड भी मोर देन का साइन होगा हमें उसी के साइड जाना होता है। बीइंग रैशनल ए कंज्यूमर नीड टू बी यूटिलिटी मैक्सिमाइजर, हमें किसका पीछा करना है, यूटिलिटी का। हमें एक्स में मिल रही है ज़्यादा तो हम एक्स कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, मनी में मिल रही है तो हम मनी बचाना शुरू करेंगे। जहाँ हमें यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, वेदर इट इज़ फ्रॉम मनी, वेदर इट इज़ फ्रॉम एक्स, वेदर इट इज़ फ्रॉम वाई, हम वहीं चले जाएंगे। तो यूटिलिटी का ही हमें पीछा करना है। तो यहाँ पर ये हमारा ये डिसीजन आता है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी मनी बढ़ गई तो हम इस चीज़ का कंजम्पशन बढ़ा देंगे, कम हो गई। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, प्राइस ऑफ एक्स चेंज हो जाए। प्राइस ऑफ एक्स के बारे में क्वेश्चन आया ना, तो इस तरीके से लिख लेना,
यूटिलिटी पर आए तो इस तरीके से फिर आसान होता है, प्राइस एक्स के बढ़ गए तो ये सिचुएशन हो जाएगी। उस केस में भी हम क्या करेंगे, चीज़ों का कंजम्पशन कम। और देखो इस चीज़ को, ये तो हमने टेक्निकली बताया, आप रियल लाइफ में भी तो ये फील करते होगे ना, जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो हम उनको पहले से, बीइंग अदर थिंग कांस्टेंट, हम उनको पहले से कम खरीदते हैं नॉर्मल सिचुएशन में। अगर कोई ज़रूरत की चीज़ है या हैबिट में हम वो बात ना करें तो नॉर्मली प्राइजेस का बढ़ना हमारे कंजम्पशन को कम कर देता है और प्राइस का कम होना बढ़ा देता है। तो वही चीज़ है, प्राइस अगर बढ़ गए तो कंजम्पशन कम हो जाएगा और अगर प्राइजेस कम हो गए, एक्स के प्राइजेस गिर गए, तो नॉर्मली हम उन चीज़ों की कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं। ये हमारा हो गया सिंगल कमोडिटी केस में कंडीशंस की बात हो गई। फिर हमने इसके बाद टेबल बनाई। टेबल बनाने में आपने यूनिट ऑफ कंजम्पशन की काउंटिंग लिखनी, 1 to 6 लिख लीजिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट लेनी है, MUX ले लीजिए और इक्वेशन में 3 सिचुएशन बनेंगे। पहले मार्जिनल यूटिलिटी जो है एक्स की ज़्यादा होगी, प्राइस कम होगा, कंजम्पशन बढ़ाएंगे, फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा और लास्ट में कंज्यूमर लॉस की सिचुएशन आएगी। वहाँ पर जितना कंज्यूमर को पे करना पड़ रहा है उतना उसको गेट नहीं होता, तो कंज्यूमर को अपना कंजम्पशन कम कर देना चाहिए। 2 कमोडिटी केस में हमने यही पहले 3 लेवल वही रहेंगे। 2 कमोडिटी केस बनाया, इक्वेशन अब क्या हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय dy इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी लिख सकते हो और ऑल इनकम स्पेंड दैट द लास्ट यूनिट ऑफ मनी। यहाँ पर एक लॉ अप्लाई होता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, गॉसेस सेकंड लॉ, व्हिच सेज दैट मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ बोथ कमोडिटी मस्ट इक्वेट ईच अदर एट द लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंड। जो आप पैसे की लास्ट यूनिट स्पेंड कर रहे हो उस पर आपको दोनों चीज़ों से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बराबर जानी चाहिए। यही सिंगल कमोडिटी केस है। अगर हमें एक्स से मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है तो हम एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएंगे। अगर ये साइन ये इस तरीके से चला जाता है, हमारे प्राइस एक्स के कम हो जाते हैं या वाई के प्राइसेस बढ़ने पर ये सिचुएशन हो जाएगी, तो हम एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएंगे, वाई का कम कर देंगे। वाई के फेवर में चला जाता है तो हम क्या करेंगे, वाई का कंजम्पशन जो है, अगर ये सिचुएशन हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, वाई का, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है 3 मार्क्स में कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे चेंज होगा, एक्स के प्राइसेस चेंज हो गए, वाई के प्राइस चेंज हो गए या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सिंपल समझिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और कुछ नहीं है, आपके लिए आपके पैसे की इंपॉर्टेंस है। जैसे ही आपके लिए आपके पैसे की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, आप अपना कंजम्पशन पैटर्न रिवाइज करोगे। तो यहाँ पर सिचुएशन किस तरीके से, हमें सिर्फ इतना चीज़ें ध्यान रखनी है कि जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे बदलेगा, एक्स का कंजम्पशन पे क्या फर्क, क्वेश्चन इन पर ही आ रहे हैं। क्या चीज़ें बदलेंगी, इसमें चेंज होगा, या तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बदलेगा, या प्राइस ऑफ एक्स बदलेगा, या प्राइस ऑफ वाई। तो इस तरीके के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो गए और बस हम लास्ट इन्हीं को आज आंसर कर रहे हैं कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंज होती है तो आंसर क्या होगा। ये आपको ट्रिक लगा लीजिए, इस चैप्टर के सबसे मेन पार्ट है कि हमें ये समझना है। पहली चीज़ है कि हाउ कंज्यूमर behavior will change if there is change in marginal utility of money, and 2 type of change is possible in marginal utility of money, either it will decrease or it will increase। अगर marginal utility किसी चीज़ की बढ़ जाती है, हमारे लिए मनी की marginal utility बढ़ जाती है, जैसे प्रेजेंट टाइम में जो भी हमारा इतना बड़ा क्राइसिस आया है उसके अंदर नॉर्मली सभी के लिए पैसे की यूटिलिटी बढ़ गई है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो हम ये देखें तो हमने कंजम्पशन को कंपैरेटिवली जहाँ कर सकते हैं वहाँ हमने अपना कंजम्पशन कम किया है। सिंपल, क्योंकि हुआ क्या है, हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय पी एक्स को देख रहे हैं, तो उससे हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज़्यादा मिल रही है तो हम कंजम्पशन कम कर रहे हैं। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कम हुई है, बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, यूँ लगता है कि पता नहीं आगे मिलेंगी नहीं मिलेंगी, लोग इस डर में भी पैनिक एक तरीके से बाइंग हो रही है कुछ चीज़ों में, वहाँ पर क्या हो रहा है, हमें पैसे की कीमत कम लग रही है, चीज़ों की मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा लग रही है, हमारे लिए पैसे की यूटिलिटी कम हुई, उस केस में हम कंजम्पशन बढ़ा भी रहे हैं। तो सिंपल इतना समझिए कि मार्जिनल यूटिलिटी मनी की बढ़ी तो कंजम्पशन कम, और कम हुई तो कंजम्पशन ज़्यादा।
आप उन लोगों को ज़्यादा पैसा खर्च करते हुए देखोगे जिनको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, उनके पास जो पैसा है उससे ज़्यादा यूटिलिटी जो उस चीज़ पर खर्च कर रहे हैं उस पर लग रही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, चीज़ों से भी यूटिलिटी मिल रही है, पैसे से भी। जब आपको पैसे की यूटिलिटी कम लग रही है आप चीज़ों की तरफ जाओगे, जब चीज़ों की यूटिलिटी से पैसे की यूटिलिटी ज़्यादा लग रही है तो आप पैसा बचाओगे। यही चीज़ होती है मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरे चेंज आते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स में बदलाव आ गया। अब यहाँ पर भी प्राइस ऑफ एक्स या तो बढ़ जाएंगे या तो कम हो जाएंगे। प्राइस अगर एक्स के बढ़ते हैं, नॉर्मली सिचुएशन ये होती है कि कंजम्पशन हम उस चीज़ का कम करते हैं, और सेम अगर कम होती है तो हम उसको बढ़ा देंगे, यानी इनवर्स रिलेशन है। तो अगर मैं इनको बिल्कुल आसानी से करूं, इन तीनों चीज़ों का कंजम्पशन से नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब है कि जब भी ये चीज़ें बढ़ती हैं, मार्जिनल यूटिलिटी या दोनों चीज़ों में से किसी चीज़ का प्राइस, इन सभी केसेस में उस चीज़ का कंजम्पशन कम हो जाएगा। प्राइस बढ़े एक्स के, एक्स का कंजम्पशन कम, वाई के प्राइसेस बढ़े, वाई का कंजम्पशन कम। मार्जिनल यूटिलिटी मनी की बढ़ी, हमारा फिर से कंजम्पशन कम, क्योंकि ऐसा ज़्यादा प्यारा लगना शुरू हो गया। और सी के साथ, कंजम्पशन के साथ नेगेटिव रिलेशन है जिस भी चीज़ के। इसका मतलब है कि अगर इन तीनों ही चीज़ों के अंदर डिक्रीज आया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कम हो गई, सिंपल है, कंजम्पशन बढ़ जाएगा। प्राइस एक्स के कम हो गए, एक्स का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, वाई के प्राइस कम हो गए, वाई का बढ़ जाएगा। ये हमारा लास्ट हो गया इसमें कि हमारे कंजम्पशन बिहेवियर किस तरीके से बदलते हैं। इसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि कंज्यूमर बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है। एक गिवन सिचुएशन में आप इक्विलिब्रियम पर हो सकते हो, फिर ऑल ऑफ सडन प्राइसेस में या मार्जिनल यूटिलिटीज़ में बदलाव आता है, तो हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। हमारा रिएक्शन क्या होता है कि हम चीज़ों के कंजम्पशन को बढ़ा दिए होते हैं, कम कर दिए होता है, वो ही चीज़ों में बदलाव आएगा। तो ये हमारा टॉपिक आज का इतना ही है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और ये हमारा सेकंड चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आ गई, यूटिलिटी आ गया, रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी आ गया। अगर आपका 4 में या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है तो ही तो हम टेबल और डायग्राम बनाते हैं, अदरवाइज नॉर्मली टेबल डायग्राम नहीं बनते हैं। 4 या 6 में जाने पर हमारे टेबल और डायग्राम जरूर बनता है। रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, टेबल हम जब भी बनाएंगे, हमें रूल मार्जिनल यूटिलिटी का पता है, सो हम पहले मार्जिनल यूटिलिटी लिखेंगे कम होती है, बस उसको ऐड करते जाएंगे, टोटल आ जाएगी। उसके बेस पर डायग्राम बनाइए, वही चीज़ें वहाँ पर आप शो कर सकते हो। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन सिंगल कमोडिटी का डायग्राम बनता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की लाइन हो, या फिर ये जब भी हम डायग्राम बनाएं, एक चीज़ ये ध्यान रखिए, ओ एक्स पे क्या शोकेस करना है। और जैसे ही ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है, आप इसके लिए सबसे पहला काम करिए, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। जितना हम एक्सरसाइज के सबसे पहले सॉल्व क्वेश्चन पढ़िए, उनके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश। मैं नहीं कह रही हूँ कि एक बार वीडियो देखते ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जब तक आप इस चैप्टर को थ्योरली रीड नहीं करेंगे। एंड जस्ट मेक इट ए हैबिट टू रीड द चैप्टर थ्योरली। जितना वर्ड टू वर्ड आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, आपकी क्वेरीज खुद सॉल्व होती जाएंगी। टीचर का पढ़ाना सिर्फ और सिर्फ आपका पढ़ना और समझना आसान कर सकता है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते कि आपके पढ़ने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। तो उसको ध्यान से पढ़िए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।